हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BEVAE 181 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने जो न्यू एडमिशन लिया है BCA न्यू में, यानी जून 2024 से, उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आ चुका है, न्यू आया है। ठीक है। तो ये तो आप लोगों का जो न्यू आया है तो नहीं आया है, लेकिन ये पहले से भी हम लोगों का इग्नू में होता था, जिसमें BA में ये चीज़ था, है ना, BCom में भी ये होता था, BSc में भी ये सब पहले से ये वाला सब्जेक्ट था। ठीक है। तो अब BCA में भी ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के बारे में पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोग का 2 घंटे का होता है। ठीक है। इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 50। और ये जो है ना, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक आंसर लिखिए। ठीक है। और ये आप लोगों का OMR सीट पे होगा। तो ये हो गया पेपर के बारे में। और इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। ठीक है। तो जिनको हिंदी में पढ़ने में सुविधा होती है वो हिंदी में करेंगे, जिनको इंग्लिश में होती है वो इंग्लिश में करेंगे, और फिर अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका जून 2024 का। ठीक है। जून 2024 का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। और जो न्यू हो, मतलब जो BCA न्यू वाले हो, मैं कोशिश करूँगा कि इसका और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी ले आऊँ। ठीक है। और इसको पढ़ने का एक तो तरीका है कि आप पूरा बुक को रीड कीजिए। ठीक है। क्योंकि एकदम बुक के पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ के बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, समझे। या तो वो कीजिए, या फिर आराम से आप प्रीवियस 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और एकदम बढ़िया से सबको याद कर लीजिए। ठीक है। तो याद करने वाला ज़्यादा आसान होगा, अदरवाइज़ आप पूरा बुक पढ़ोगे। तो आपको जो ठीक लगेगा वो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग को पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है, क्रॉप फील्ड्स, सेंट्रियस, पार्क्स और फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो देखिए, ये क्रॉप फील्ड्स हो गया, पार्क्स हो गया, ये सब तो हम लोग खुद से बनाते हैं, मतलब ह्यूमन मेड होता है, एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे बनाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है ये हम लोग का क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है। देखिए, इसका आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है। तो देखिए, फसल क्षेत्र, अभ्यारण्य, पार्क, ये सब तो ह्यूमन मेड हम लोग बना लेते हैं। और ये जो वन है, यानी कि जंगल जो है, यही होता है ना हम लोग का प्राकृतिक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। ठीक है। तो ये किसने किया था, तो ये हम लोग का है फ्रेडरिच रेचल ने। ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, सिंपल आपको याद कर लेना है। डिटर्मिनिज्म को कौन बनाया था, तो ये फ्रेडरिच रेचल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन नहीं था इनमें से। तो देखिए, क्लाइमेट एक्शन था, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी था और जेंडर इक्वालिटी भी था। तो इसमें नहीं क्या था, तो क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है। अब देखिए, आपको रहेगा कि अच्छा ये चीज़ तो हो गया, ठीक है ना, आपने अपने बता दिया, बढ़िया क्या, लेकिन मैं इन चीज़ को ढूंढूंगा कैसे, मुझे कैसे मिलेगा ये चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपके पास PDF होगा। ठीक है। इसको ऐसे आपने कॉपी कर लिया। ये देखिए, ये बुक है जो आप लोग पढ़ोगे, जो आपको बुक मिला है उसी का मैंने PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग ढूंढेंगे इसको। यहाँ देखिए, ये हम लोगों का बुक में ही दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें हम लोगों को इतना सारा दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो देखिए ये सब है, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब हम लोग का ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग का क्या नहीं है, तो हम लोगों का क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइफ डज नॉट एक्सिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस लेवल के बाद लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 6000। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी PDF में सर्च कर सकते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जैसे आपने यहाँ से सी लेवल को कॉपी कर लिया। ठीक है। यहाँ से देखिए, सी लेवल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपना PDF में सर्च करेंगे। अगर आप चाहो तो पूरा बुक भी पढ़ सकते हो, पर ये ज़्यादा अच्छा है, हमको जो काम का चाहिए मैं वो ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे यही वाला है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ोगे इसमें, तो देखिए, लाइफ इज़ इन दी बायोस्फीयर इज अबाउंडेड बिटवीन 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन एंड अबाउट 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है। तो यानी कि 6000 तक आप लोग का लाइफ एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो इसलिए हो गया हम लोग का 4 का आंसर 6। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉफिक लेवल 5 इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इसका हम लोग का हो जाएगा शार्क। तो हम लोग का ट्रॉफिक लेवल 5 में कौन एग्जिस्ट करता है, तो शार्क करता है। ये सब हम लोगों का ऊपर ही होगा, लेवल 1, 2, 3, 4 में। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का शार्क। आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग PDF में देखें। उसके बाद देखिए, द मेन
रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन दी बायोस्फीयर इज, ठीक है। तो अच्छा मान लीजिए आपने ये इंग्लिश देखा, आपको समझ नहीं आया, तो चलिए हम लोग हिंदी देखते हैं ना इसका। इसमें से बोल रहा है जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है। जीव मंडल, जीव मंडल मतलब कहाँ, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यानी कि ज़मीन पे। तो इसमें क्या होगा, ये वायुमंडल, सागर, जीव, ये सब तो नहीं होगा। क्या होगा, तो मिट्टी और तलछट में ही ना सबसे ज़्यादा हम लोगों का सल्फर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉइल एंड सेडिमेंट को फाइंड कर लिया, समझे। तो आप ये हिंदी, और जो हिंदी में पढ़ रहे हो ये चीज़ को, वो भी आपका सामने ही है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं हो जाएगा कि हार्ड नहीं हो जाएगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, वही सब चीज़ें, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का सेरे, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिक कोई अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है क्रमक, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्रमक कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सेरे कहा जाता है। उसके बाद देखिए एंट ईटर्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड स्लोथ्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पे फाइंड किया जाता है, एंट ईटर्स यानी कि चींटी को खाने वाला, फ्लाइंग स्क्वेयर, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेयर, और स्लोथ्स कहाँ पाया जाता है, तो ये हम लोगों का पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो हम लोग का ये जो एंट ईटर ये सब हो गया, ये हम लोगों का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये आप याद कर सकते हो। देखिए अगर आप चाहोगे तो इसको भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए सर्च करना है कि अच्छा ये कहाँ से मिला मेरे को, तो एक काम कीजिए ना, कोई भी इसमें से कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने PDF में आया हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके यहाँ सर्च करता हूँ। तो ये देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसको जब पूरा पढ़ोगे, मैनी बर्ड्स इन द, ठीक है, जंगल कैट, एंट ईटर्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेयर्स, मंकी एंड स्लोथ, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, देखिए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, समझे। तो इस तरह से मैंने आंसर फाइंड किया है, आप भी ऐसे करके आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया 8 का 2 नंबर। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड योर स्टडी इज़ अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों का करता है, ये हम लोगों को करता है ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन अ लार्ज बेस। अब इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं क्या है। एक ज्वारन, दो मुख, एक हिंदी ज़्यादा हार्ड हो गया है, पहले कितना आसान था। तो ये क्या बोल रहा है, एक ज्वारंत मुख एक संक्रमण कालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है क्या, तो जीवों की कम संख्या का, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, सॉरी ये हम लोगों का वर आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब याद कीजिए, ठीक है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। विच वायोम एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विद अ ग्रेट डेजिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड जून, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा बायोम जो है वो सबसे ज़्यादा हीट ये करता है अप्रैल और जून के महीने में। तो ये आप लोगों को कौन सा होगा, देखिए ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, टुंड्रा है और डेजर्ट है। ये तो आप लोग नॉर्मल भी समझ गए होंगे कि भाई डेजर्ट आइलैंड में ये होता होगा, है ना, जब ज़्यादा हीट चलता होगा। अच्छा अब हिंदी में इसको देखते हैं। अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है, तो इसका क्या होगा, घास स्थल, वन या टुंडा या मरुस्थल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मरुस्थल होगा, डेजर्ट बायोम। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो फाउंड होता है, मिलता है बॉटम ऑफ वाटर मास। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, बेंथोस, ठीक है। ये जो है हम लोगों का बेंथोस जो है वो हम लोगों का एकदम बॉटम ऑफ दी वाटर मास में फाइंड होता है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है, तो इसका क्या होगा हम लोगों का, नीतलक, ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिंपल, बेंथोस। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि हम लोग का इसमें से कौन सा जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो इसका हम लोग हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन सा है, तो ये हम लोगों का है फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि वन, जंगल जो है हम लोग का वो नवीकरणीय है, न्यूएबल है। ये सब जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हम लोग का लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए
द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली टू वेपर फेज इन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग का होता है सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज़ तो आपको शायद पहले से पता होगा। इसको हिंदी में देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये आप लोग अगर आप हिंदी मीडियम से हो 8, 9, 10 में हिंदी में पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से पता होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, नॉट बोला है, तो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट ये जहाज, बम्बू ड्रिप इरिगेशन और कूल्स, ये सब जो है हम लोगों का ये ट्रेडिशनल है, इंडिया का है। ठीक है, ये जो हम लोग का स्प्रिंकल इरिगेशन ये हम लोगों का नहीं है। ठीक है, इसमें हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो जोहर, बांस से बूंद सिंचाई और कूल्स ये सब हम लोगों का है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो स्प्रिंकल सिंचाई हम लोगों का नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को कौन सा है जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रोइंग ग्रास और श्रब्स एंड ट्री ये करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वेल वॉल्स अलॉन्ग द कोस्ट ये भी करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स ये भी करता है। तो ये जो है रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलॉन्ग द स्लोप, ठीक है, ये हम लोगों का नहीं करता है। चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब एक तरह से समझिए सॉइल जो आपका होता है ना, मिट्टी, उसका जो उसकी जो शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए कौन कौन सा है, और इसमें पूछा कौन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए घास, झाड़ियाँ और पेड़ लगाने से मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, मतलब वो मिट्टी एक जगह एकत्रित रहता है। ठीक है, वो सही होता है। फिर तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण है ना, मतलब जो तट होते हैं उसके साथ अगर दीवारें लगा देते हैं तो मिट्टी एक तरफ हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, चेक डैम का निर्माण इससे भी होता है। ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उल्टा ये होना चाहिए कि ढलान के साथ बड़े पेड़ों को लगाना, अगर लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा। समझे, तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ हो गया ऑप्शन सी। देखिए अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में आपको हार्ड लग रहा है चीज़ें, जैसे कि हाँ ये दिखने में लग रहा है कि हाँ क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, बट वही अगर हिंदी में देखें तो ईजी हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चेक सॉइल इरोजन। अब चलिए हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है। ठीक है, तो जीवन को बनाए रखने वाले अनेक औषधीय उत्पादों को उपलब्ध कराना। ठीक है, कागज़ के निर्माण के लिए प्रयुक्त लकड़ी और बांस का गदा प्राप्त होता है। मिट्टी के कटाव की जांच करता है। कई आदिवासी समुदायों को जीविकोपार्जन का सहारा बनता है। तो देखिए वन का पारिस्थितिक महत्व, तो ये सब जो जितना काम है ये सब तो कोई ह्यूमन नीड के लिए है या फिर कोई पर्टिकुलर काम के लिए है। ठीक है, ये जो है मिट्टी के कटाव की जांच करता है, ये हम लोगों का वन का मतलब क्या बोलते हैं, जंगल का एक पारिस्थितिक महत्व है। समझे, कि मिट्टी की कटाव का जांच करता है। समझे, चेक सॉइल इरोजन, ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन दी। ठीक है, तो ये क्या है, थ्रोन फॉरेस्ट, सवन्ना फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इन दी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, और या डेंस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा क्राउन फायर कहाँ होता है, तो डेंस फॉरेस्ट में होता है। अब हिंदी में इसको देखते हैं, क्राउन फायर किस में होता है, तो क्या होगा इसका, घन जंगल में। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में। क्राउन फायर मतलब क्या कि जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे रहेंगे, अगर मान लीजिए वहाँ किसी तरह का आग लग जाता है या वो हो जाता है, तो उससे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा तो डेंस फॉरेस्ट में होगा ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो इसका क्या है, ये आप लोगों को कौन बोल रहा है कि ट्राइबल और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए इनेबल किया गया था, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1986 या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो हम लोग का ये हो जाएगा फॉरेस्ट राइट 2006। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ क्या है, हाई इंडेमिज्म। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 1। अच्छा आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन एक लास्ट में एक दे दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आराम से आप ये देख सकते हो। इसको 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है, तो उच्च स्थानिकता में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये क्या है हम लोगों का, मैंगो। ठीक है,
हिंदी में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता है। तो ये है हम लोगों का आम। ठीक है, मतलब कितने प्रकार के हैं, तो आम जो है हम लोगों का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका हम लोगों का है एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, ये सब जो है आप लोग देखिए, जब आप इसको सर्च करोगे ना बायोडाइवर्सिटी करके, तो आपको एक टेबल मिलेगा जब बुक में ढूंढोगे तो। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। ये जो है ना, देखिए वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यू, इस तरह से है। तो हम लोग को देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूज वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसका यूज वैल्यू इसमें इतना सारा है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ ये जो है एस्थेटिक जो है यही हम लोग का यूज वैल्यू है। बाकी जो ये ऑप्शनल, एग्जिस्टेंस और ये ब्यूकेस्ट है, ये हम लोगों का देखिए नॉन यूज पे है। समझे? तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया इस आंसर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो इसका होगा इंडिया हैज़ 26 रिकग्नाइज एंडीमिज्म सेंटर्स। ठीक है, ये बाकी सब जो है हम लोगों का वो करेक्ट है। आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये होगा भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिकवाद केंद्र है। ठीक है, बाकी सब जो है ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या होगा हम लोगों का विंड एनर्जी। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो गैर पारंपरिक स्रोत देखिए कोयला, ये जो क्या बोलते हैं परमाणु ऊर्जा, ये सब जो होता है हम लोगों का, ये हम लोगों का गैर पारंपरिक नहीं होता है, पारंपरिक होता है। ठीक है, ये जो पवन ऊर्जा है ना, विंड एनर्जी, यही हम लोगों का ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। विंड एनर्जी से दूसरा एनर्जी निकलता है। समझे? तो ये हो गया हम लोग का नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, चीप होता है, या दोनों होता है, या फिर ना ही चीप ना ही पोल्यूशन फ्री। तो इसका होगा कि दोनों, पोल्यूशन फ्री भी होता है और साथ में चीप भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे देखिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग होता है प्रदूषण मुक्त, सस्ता, या दोनों। तो दोनों। ठीक है, सस्ता भी होता है और प्रदूषण मुक्त भी होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज। तो ये हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन। ये चीज़ आप लोग को बहुत पहले से ही पता होगा। समझे? सुटेबल फ्यूल क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का हाइड्रोजन। यहाँ से देखिए ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है हाइड्रोजन। समझे? हाइड्रोजन जो है वो सबसे उपयुक्त ईंधन है। ये जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ये सब नहीं है, हाइड्रोजन सबसे बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको 25 ही नंबर तक बताता हूँ, बाकी 25 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि आप कैसे ढूंढोगे PDF में। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा बुक जाके एक पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे नहीं। आप आराम से इसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप नॉर्मल सर्च कीजिए ना, BEVAE 181 बुक डाउनलोड। समझो, आपको एक लिंक है, कोई भी पहला दूसरा जो भी लिंक है उस पर ओपन कीजिए, बुक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से सर्च भी कर सकते हो। समझे? तो इस तरह से आप आराम से पढ़ सकते हो। इसको मैंने 25 बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप BCA से हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आप लोग को अगर चाहिए होगा तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, ये जो मैं जैसा बताया हूँ कि आपको दे दूँगा सबका एक फाइनल आंसर, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में दे दूँगा, जिसमें आपको 1 से लेकर 50 तक का सबका मैं वहाँ पे एक दे दूँगा कि भाई 1 का 3 था, 2 का ये, उस तरह से। ठीक है, तो वो आपको एक जगह मिल जाएगा, बाकी आप आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। BCA वालों के लिए मैं बता दिया हूँ, ये चैनल आपके पूरे काम का है, यहाँ से लेके जब तक आप फाइनल BCA तक रहोगे तब तक। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।